हेलो एवरीवन। सो चलो आज हम लोग मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन ऑफ यूनिट डायमेंशन जो 2023 से 2024 के जो पीवाईक्यू आया है उसके ऊपर बेस करके हमारा सेशन है। मैंने एनालिसिस करा कौन सा पीवाईक्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब रिपीटेटिव पैटर्न का, वो सारे पीवाईक्यू हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, time period of oscillation of the same pendulum measured using four different measuring clocks were recorded 4.62, 4.632, 4.64 and 4.64 obviously. The arithmetic mean of this reading, मतलब arithmetic mean निकालने बोल रहा है। इनडायरेक्टली तुम्हें बोल रहा है कि तुम मुझे निकाल के बताओ arithmetic mean क्या होगा। आप बोलो arithmetic mean क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी मतलब तुम्हारे पास टर्म होता है डिवाइडेड बाई जो टर्म होता है, तो ये होता है ना arithmetic mean। तुम अगर निकालने जाओगे arithmetic mean 4.62, 4.662, 4.6 डिवाइडेड बाई 4.64 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? ऐसा ही अरिथमेटिक में निकालते थे, मैथ्स में हम लोग पढ़े थे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में। तो इसको डिवाइडेड करो, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास आ जाएगा 4.63 के आसपास। ठीक है, 4.63 के आसपास आ जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ एरिथमेटिक मीन निकालने नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एरिथमेटिक मीन के साथ तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर भी निकल रहा है। आप बोलो 4.623 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4.6 नहीं बनेगा? तो हमारे पास ऑप्शन ए बन जाएगा क्लियरली। समझ में आए 4.62 बना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब प्रिंसिपल होमोजेनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है P इक्वल टू क्यू प्लस आर। अब दोनों चीज का एडिशन होगा जब एल एच एस एंड आर एच एस दोनों का यूनिट सेम रहता है। ठीक है, यूनिट सेम रहता है। तो यहाँ पे डायमेंशन की जो बात होगी, मतलब P क्या होगा कि अगर Q प्लस आर है, जैसे मतलब P Q प्लस आर है, तो P Q R तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर नीचे देखे हम लोगों ने काइनेमेटिक क्वांटिटी का फर्स्ट इक्वेशन जो है V इक्वल टू E प्लस ए टी, वहाँ पे V का U को एंड एक्सप्रेशन इनटू टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सारे का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के ही सारे हम लोग प्रूव करते हैं। समझे? मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सारे जगह पे लगता है। ठीक है, सिमिलर तरीके से डायमेंशनल क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे ऐसा भी होता है जहाँ पे डायमेंशनल नहीं होता है। जैसे मान लो तुम देखो ना ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कोई चीज का रेशियो है तो कोई सिमिलर चीज का रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा, तो काट जाएगा ना एक्चुअली, तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। सिमिलर तरीके से साइन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू करना पड़ता है, क्योंकि इन सारे डायमेंशनल क्वांटिटी होता है। सिमिलरली ई की पावर एक्स, वहाँ पे क्या होता है, एक्स जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनल क्वांटिटी होना चाहिए। अब एक्स डायमेंशनल क्वांटिटी होने के लिए तुम देखो ना यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल गिवन है, ई की पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2kx, तो क्या होना चाहिए, पी टी इक्वल टू 2kx होना चाहिए, मतलब पी टी इक्वल टू kx होना चाहिए इनडायरेक्टली। समझे? तभी तुम्हारा ये सारे रूल वैलिड होंगे। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? ये वाला इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा है? वेंडर वाल इक्वेशन क्या होता था बोलो? वेंडर वाल इक्वेशन किसको याद है? ये वेंडर वाल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक फंडा यूज करेंगे। क्या होगा, इसका यूनिट बराबर होना चाहिए। अभी तुम पढ़ के आए थे वी स्क्वायर, एंड तो ए का यूनिट क्या बन जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर। सिमिलर तरीके से भी का यूनिट क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब बी का यूनिट क्या है, एक्चुअली भी है। अब ये पे बोला क्या है, बोला है ए बी की पावर -1, इसका यूनिट निकाल के तुम्हें देने के बोल रहा है। तो ए बी की पावर -1 का मतलब क्या है, ए बाई बी एक्चुअली। तो ए बाई बी कर दो एक बार, ई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी, तो भी कट जाएगा, पी इंटू भी क्या होता है एक्चुअली, तुम्हारे पास वॉल्यूम होता है तो एल क्यूब होगा एक्चुअली। ठीक है, और प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है एक्चुअली, फोर्स क्या होता है, फोर्स एम एल टी की पावर -2, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। अब क्या होता है, ये काट जाएगा सारे टर्म, ये इससे तुम्हारा एल स्क्वायर काट जाएगा, तो बनेगा एक्चुअली तुम्हारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, इसका एरिया। समझ में? इजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो। आई होप सभी को समझ में आए। ऐसा सवाल भी एग्जाम में बहुत फेमस है, 2024 में 4 सवाल आया था, मतलब ऐसा सवाल 2024 में 4 सवाल आता है इसी सिमिलर पैटर्न का। ठीक है, तो सवाल ऐसे सवाल आते रहते हैं, मतलब तुम्हारे शिफ्ट में भी शायद दिख जाएगा, जेई मेंस 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे शिफ्ट में भी तुम्हें दिख जाएगा क्लियरली। क्या बोला, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का यूनिट निकाल,
देखो, ये सारे सवाल को सॉल्व करने से पहले ना जेई मेंस के एग्जाम में तुम्हें स्पीड गेम अच्छे से याद रखना है कि ये वो स्पीड गेम का एग्जाम है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना है ऑप्शन से, तो गेम खेलना है। देखो मैं तो तुम्हें यहाँ पे सारे करके दिखाऊंगा, बट जेई मेंस के एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन से गेम खेलना है, तो तुम्हारा स्पीड और भी इंक्रीज हो जाएगा। जेई फिजिक्स के पेपर तुम्हें 35-40 मिनट के अंदर तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, 35 से 40 मिनट के अंदर। तो स्पीड कैसे डेवलप होगा, जब तुम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन में तुम टाइम को सेव करोगे। तो टाइम सेव कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो, ए का दो क्रिएट हो सकता है, मतलब ए का थ्री थ्री। अगर तुम्हारे पास ए का चीज का भी किसी भी तरीके से थ्री आ जाए, मतलब ए के ऑप्शन के साथ अगर थ्री मैच हो जाए, तो दो ऐसे मतलब दो ऐसे ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन बी एंड डी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब ऑप्शन बी एंड डी अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो तुम्हें और भी आगे जाके फर्दर चेक करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे और भी टाइम जाएगा। अब देखो, मैं अगर सी को ध्यान से पकड़ो, देखो सी में सारे कुछ अलग अलग है, चार फोर्थ है, वन है, थर्ड है, टू है, मतलब सी का वैल्यू अगर तुम किसी भी तरीके से निकाल पाओ, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर एज इट इज आ जाएगा, समझे। मतलब डिफरेंस क्या समझ में आया, मतलब एक्चुअली ये सब ना लॉजिकली चीज है, समझे। लॉजिकली चीजें रन करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग। तो मैं पहले तुम्हारे तरह जेई मेंस के एग्जाम में कैसे फास्ट सॉल्व करो वो पहले दिखा देता हूँ, देन मैं सारे कुछ सॉल्व करूंगा। पहले सी वाले को सॉल्व करो। फाइव। फाइव क्या होता है एक्चुअली, फाइव एक्चुअली वो एनर्जी होता है। आप एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तुम्हें खुद ही बताओ ना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू होता है एनर्जी। एनर्जी का यूनिट फाई मतलब वर्क फंक्शन, वो एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कुछ किसी भी फोटोन को वैसे निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, मतलब कोई काम करता है। तो एम एल का टी की पावर माइनस टू होना ना। तो ए के साथ कौन सा ऑप्शन मैं करेगा, ए के साथ ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन ए मैच करेगा, ए के साथ ऑप्शन ए मैच करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जब सी सी के साथ वन है तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियरली। समझ में मैंने क्या बोला, मतलब देखो यहाँ पे तुम क्लियरली अगर देखोगे लॉजिकली सारे चीज, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से गेम है, देखो एक ऑप्शन से तुम निकाल सकते हो। अब मैं बाकी सारे ऑप्शन को देखता हूँ। प्लांक का देख लेते हैं। ई इक्वल टू एच म्यू, फ्रीक्वेंसी का उल्टा। तो एच का यूनिट मुझे बुला रहा है, तो यू म्यू। ई क्या होता है, एनर्जी होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और डिवाइडेड बाई ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका टाइम टाइम पीरियड का उल्टा होता है, मतलब टी की पावर माइनस वन होगा। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। समझ में आए? एक और किसके साथ मैच करेगा, यस, टी की पावर माइनस वन होगा। मैंने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ऑप्शन सी के साथ थ्री में, ऑप्शन ए के साथ थ्री मैच कर जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्लियरली आ चुका है हमारे पास, तो आ ही गया था पहले। अब इसके बाद थोड़ी दूसरे वाले सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले क्या है, अगर तुम्हें कोई मोमेंटम निकालने वाले, मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है, पी, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास वेलोसिटी क्या होता है, एल इंटू टी की पावर माइनस वन। तो डी के साथ ऑप्शन टू बढ़िया है। उसके बाद मैं अगर थोड़ी जाऊँ, उसके बाद में अगर थोड़ी में जाओ, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेनिंग, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ई इक्वल टू, उसे इसका कलर बहुत डिंग कर रहा है, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। पी इक्वल टू क्यू इंटू ही। तो वी इक्वल टू क्या होगा, ई बाई क्यू हो जाएगा। समझे, ई क्या होता है एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। और क्यू क्या होता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, एरिया, मतलब आई इंटू टी होता है, मतलब ठीक है, इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना। तो एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा बी के साथ फोर्थ वाला। समझ में आए? इस इजी सवाल था एक। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा हो चुका था। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला शायद क्लास 11 में। वाई इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई ए। या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये चीज पढ़ा था तुम लोगों ने, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये यंग मॉडुलस का डेफिनेशन था। अब क्या करेंगे, इसके बाद मैं ये पे डालते जाऊंगा, फोर्स बाय ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, एम एल टी की पावर माइनस टू। और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, इसका पैकेट आएगा ऐसे डायमेंशन लिखने के लिए। उसके बाद नीचे जो डेल्टा एल वाई है, एक्चुअली तो एल है, तो डेल्टा एल वाई एल क्या हो जाएगा, एक्चुअली उसका कोई यूनिट ही नहीं रहेगा, ठीक है, उसका तो कोई यूनिट नहीं रहेगा ना। डेल्टा एल वाई एल एक्चुअली वो तो एक्चुअली कट पिट जा रहा है, वही दोनों ही तो लेंथ है, तो दोनों कट पिट जा रहा है। तो हमारे पास एक्चुअली क्या बन जाएगा इसके बाद, एक्चुअली इसके बाद क्या बन जाएगा, एम एल की पावर माइनस वन माइनस माइनस वन टी की पावर माइनस टू। कौन सा ऑप्शन है देखो,
ध्यान से। ए के साथ ऑप्शन 3 है, ए के साथ ऑप्शन 3 है। एक एलियन था, ऑप्शन डी वाला ही सिर्फ बचा है, ठीक है, देख लो। ए के साथ ऑप्शन 3 और कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। मतलब इन लोगों ने डायरेक्टली पहली वाली ऑप्शन ही तुम्हारे लिए बिठा दिया, मतलब जेई मेन वाले चाहते हैं कि तुम मार्क्स लेके जाओ, समझे। चलो इसके बाद देख लेते हैं थोड़ी। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या होता है, एफ इक्वल टू 6 पाई एनआरवी होता है, ठीक है, एनआरवी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ये जो एन टाइप है इसको बोला जाता है, ठीक है, F/6 पाई R × V हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, M L T⁻²। आर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, L T⁻⁻1 हो जाएगा। और ये सारे का ब्रैकेट ऐसे लगे रहेगा, ऑब्वियसली बात है, समझ में आए। तो ये काट पीट के बनेगा M L⁻⁻1 T⁻−1, बी के साथ ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्लांक कांस्टेंट, अभी करके आया था प्लांक कांस्टेंट, डायरेक्ट अभी करके आए थे, एम एल स्क्वायर T⁻−1 था, अभी अभी करके आए थे प्लांक कांस्टेंट, पिछले पेज में ही था, ऑप्शन बी होगा। और वर्क फंक्शन भी अभी करके आए थे, एम एल स्क्वायर T⁻−, क्वेश्चन ऑफ द सर्किल इज गिवन x² y² a where is the radius फला फला if the equation is modified to change the origin, करने के लिए एक्चुअली x को यूनिट को, x को मैं 80 के साथ बराबर कर दूंगा एक्चुअली, 80 के साथ बराबर कर दूंगा। और x क्या होता है एक्चुअली, और y क्या होता है लेंथ के साथ बराबर, ठीक है, चलो सही है। इसके बाद क्या है, मतलब इन लोगों ने गिवन है द डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम की जो यूनिट है, इज गिवन बाय T⁻−1। यहाँ पे जो t है वो एक्चुअली T⁻−1 की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये बोलना चाहते हैं ऐसा। और x का तो लेंथ है वो तुम्हें पता है एक्चुअली, और ये अगर a और T⁻−1 की तरह काम कर रहा है एक्चुअली, तो सही मायने बोले तो l इंटू टी काम कर रहा है ना, ए का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू एक्चुअली एल इंटू टी होगा। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन में है ए का वैल्यू एल इंटू टी, ऑप्शन नंबर सी पे है। देखो एक एक ऑप्शन सॉल्व करके तुम्हारा मतलब आंसर आ जा रहा है, मतलब इजी है ना। यूनिट डायमेंशन से जितना भी मार्क्स है उसको ग्रैब करो, ठीक है, वो आसान होता है। इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स, वहाँ पे थोड़ी फंसा सकता है तुम्हें जेईई मेंस में, अभी थोड़ी आसान आ रहा है बट फंसा सकता है बीच बीच में बहुत बार। तो वाई क्या हो जाएगा, T/B हो जाएगा क्लियरली, जो V इक्वल टू U प्लस सी टी के साथ, जैसे तो वाई क्या हो जाएगा लेंथ के बराबर, और बी हो जाएगा एक्चुअली, तो टी का यूनिट क्या था T⁻−1, और वाई अगर नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो L⁻−1 हो जाएगा, समझे मैंने क्या बोला। ऑप्शन बी भी आ चुका है, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, समझ में आए। चलो ऐसा सवाल भी मतलब बहुत फेमस होता है और बच्चे मतलब ये पे घबरा जाता है, ठीक है, ऐसा सवाल देख के बच्चे घबरा जाता है। चलो देख लेते हैं पहले, द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली सोचो, डेंसिटी का तो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, और मास ऊपर लिखे रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एक मतलब सिलेंडर के लिए एक वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है ना, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, आर अगर इसका रेडियस है, अगर हाइट एल है, तो वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है। वॉल्यूम क्या होता है, V = πr² लिखा रहेगा, बोलो समझ में आए? तो यहाँ पे πr² डाल दो, ओके। इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर चेंज, मतलब जो तुम्हें एरो निकलना है, रिलेटिव एरो जिसको बोलते हैं, उसको निकालने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है इसके बाद, डेंसिटी बाय चेंज ऑफ डेंसिटी बाय डेंसिटी, चेंज ऑफ मास बाय मास, प्लस एरोर हमेशा एडिशन होता है, ये बात याद रखना, एरोर हमेशा एडिशन होता है, ठीक है। 2 इंटू जो आर के पास जो था वो Δr/r हो जाएगा, Δl/l हो जाएगा, लोगारिथम की तरह समझे, लोगारिथम की तरह बात समझे। चलो जैसे पावर आगे आ जाते हैं ना लोगारिथम की तरह, और कुछ नहीं। तो आप ये पे तो सभी कुछ गिवे नहीं है, ये जो मास है ना, चेंज जो मतलब डेल्टा टाइम वो ये पे गिवन है, देखो ये जो 0.01 है ये एक्चुअली चेंज मास है, ठीक है। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 8। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बन जाएगा, सारे कैलकुलेशन करो, 0.025 अप्रोक्सीमेटली 0.025 प्लस इसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास 0.01 आएगा,
इसके बाद जब कैलकुलेशन करोगे 0.005 आएगा, तो सारे का एडिशन करो, तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.04 के आसपास आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 0.04 आ जाएगा। और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब इसके बाद तुम 100 से एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, करते हैं ना हम लोग परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, वही करने के बाद 4% के आसपास बन जाएगा हमारे पास। वाला सवाल है, देखो इसके बाद वाला जो सवाल है, ध्यान से देखो सवाल को। सवाल ने क्या बोला है, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट का ही सवाल है, ठीक है। आर इक्वल टू वी बाई आई एंड परसेंटेज चेंज ऑफ आर पूछ रहा है, तो डेल्टा आर बाई आर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो कैसे लिखूंगा, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। ओके, इसके बाद इसका तो 5/200 प्लस 0.2/20, तो 2/200 मतलब 7/200 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली 3.5/100 आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। डेल्टा आर बाई आर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3.5/100। तो इसके बाद तुम क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली। 100 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 100 काट जाएगा, 3.5% बन जाएगा आंसर, समझे। ऑप्शन नंबर सी। ऐसा जो कैटेगरी का सवाल है ना, ये सवाल कितने भी बार जेई मेंस में आ चुका है, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतने बार जेई मेंस में आ चुका है, मतलब ये रिपीटेटिव पैटर्न का आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, मतलब 23, नॉट ओनली 2022, नॉट ओनली 2024, ये सारे को छोड़ के भी, मतलब ये सारे ईयर में तो आ ही रहा है। कुछ पिछले जो आता है ना 2019, 2017, 2018, वहाँ पे भी ऐसा सवाल बहुत भर भर के आता है, मतलब 2025 में भी तुम्हें कोई ना एक दो शिफ्ट में तो दिखेगा कि ऐसा सवाल आएंगे ही आएंगे। आप इफ यू आर लकी तो तुम्हारे शिफ्ट में ऐसा सवाल दिख जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है एक्चुअली, 2 पाई रूट ओवर L/G होता है, तुम्हें तो इस फॉर्मूला पता है आई गेस, इसे जिम में पढ़ा था तुम लोगों ने, या फिर तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था। तो जी क्या हो जाएगा एक्चुअली, 4 पाई स्क्वायर T स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एक्चुअली एल हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो एल, और नीचे T स्क्वायर आएगा, समझे। इसके बाद चेंज ऑफ जैसे करा था अभी तक, डेल्टा जी बाई डी, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 × डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा एल बाई एल एक्चुअली क्या है, यहाँ पे चेंज क्या बोला है एक्चुअली, 2 मिलीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, मतलब देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर को मैं 0.2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बोलो, क्योंकि मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ होता है, मैं वहां से एक 10⁻⁻1 को मैं कॉमन ले लूंगा, देन वो 2 के नीचे 10 लिख दूंगा, तो 0.2 हो जाएगा ना, 0.27, क्योंकि सेमी सेमी यूनिट तो सेम रखना पड़ेगा ना तुम्हें, तुम सवाल जहाँ पे भी सॉल्व करो, जिस भी मेथड से सॉल्व करो, 20 प्लस, और यहाँ पे बोला है टाइम पीरियड कितना बोला है इन लोगों ने, 2 और 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, एंड क्या बोला है, 40 सेकेंड बोला है, मतलब मेजर टू बी 40 सेकेंड विथ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन है, वो तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 1/50 1/40 करके कट जाएगा एक्चुअली, 1/50 और 40/50, तो एक्चुअली बन जाएगा 0.2/20 प्लस 1/20। इसको रहने दो यहाँ पे, ये दिखने में बहुत भयानक करेगा, ठीक है। 1/40 तो 1/20 अप्रोक्सीमेटली, तो 1.2/20 आएगा, तो एक्चुअली वो बनेगा 0.6/10, मतलब अगर परसेंटेज कैलकुलेशन करने जाओगे ऑलमोस्ट 0.2/60, ओके ठीक है, 0.6/10। तो इसके साथ तो तुम परसेंटेज करोगे, थोड़ी नीचे चलते चढ़ो, डेल्टा जी बाई जी, इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6/10 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली 6% तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, देख लो। और यहाँ पे इन सवाल क्या है, टू रेजिस्टेंस, देखो ये सारे सवाल को सॉल्व करने का पीछे एक ही तुम्हें चीज याद रखना है, एरर हमेशा एडिशन होता है। टू रेजिस्टेंस आर गिवन R1 एंड R2, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कंसीडर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड करने का क्या होता है, जनरली पैरेलल में कनेक्टेड करने के बाद फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये चीज तो सारे को पता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको तुम डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करोगे तो एक्चुअली क्या होता है, डेरिवेटिव करो एक बार,
वन बाई आर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो देख लो, छोटी सी चीज है। वन बाई आर को मैंने वन बाई एक्स की फॉर्मेट में लिख लो, तो वन बाई एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर माइनस लिखूंगा। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, क्लियरली डेरिवेटिव में क्या होता है, तुम अगर डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला जाओगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो इसका बेसिक फॉर्मूला आके क्या आता है, एन एक्स एन की पावर -1। तो ठीक सिमिलर तरीके से -1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -1 मतलब क्या बनेगा एक्चुअली -1/x²। समझ में मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव करने के बाद तुम्हारे सामने ये आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वन बाई आर का डेरिवेटिव करूंगा एक्चुअली, ध्यान से देखोगे तो डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा R1/R1 का मतलब छोटी सी जो चेंज है एक्चुअली, ठीक है, R1², नीचे तो स्क्वायर आएगा ना, डेरिवेटिव करोगे ना, और डेल्टा R2/R2²। समझ में आए? ऐसा सवाल भी जेईई मेंस में आता है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव करके तुम्हें निकालना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इसको याद रख लेते हैं, जो याद रखते हैं वो एक्चुअली टॉपर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मतलब याद रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे डेरिवेटिव करके भी निकालना पड़ता है, ठीक है। ऐसे भी तुम कर सकते हो, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा तो आंसर आना चाहिए ना। अब होता है कि बहुत सारे बच्चे फास्ट सॉल्व कर लेगा और बहुत सारे बच्चे थोड़ी वीकली, थोड़ी मतलब लेट में सॉल्व करेगा, बट सॉल्व तो करेगा एटलीस्ट, ठीक है। अब तो क्लियर, अब तो कुछ नहीं है। डेल्टा आर का डेल्टा आर बाई आर का मतलब परसेंटेज निकालने बोल रहा है, मतलब ऐसे करूंगा डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा R1 डेल्टा R2 मल्टीप्लाई आर कर दूंगा। देखो मैंने ये पे क्या करा, मैंने एक आर को इस साइड में भेज दिया, क्यों भेजा, क्योंकि मैं इसके बाद मैंने तो परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, तो मुझे कुछ परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 होता है ना, तो वही करूंगा। इसके बाद तो वैल्यू सारे डालते जाओ। R1 का वैल्यू कितना था, 0.5 डिवाइडेड बाई 10, और R2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5/15² 10², और मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्चुअली आर, ठीक है, मल्टीप्लाई में आर होगा। आप आर कैसे निकालोगे एक्चुअली तुम, सही मायने में लिखे तो आर निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअली सीधा जाना पड़ेगा। आर कैसे आएगा एक्चुअली, आर आएगा, दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कॉन्टैक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 होता है कि नहीं होता है, बोलो। समझा, मतलब इसी को ही सॉल्व करके आया है, ऐसे ही सॉल्व करके आया है, ठीक है, मतलब बहुत कुछ लॉजिक नहीं लगाया, ऐसे ही सॉल्व करके लगाया है, ठीक है, या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो R1 का वैल्यू डाल दो, 10 है। हीरो मत डालो, डायरेक्ट जो था वो हीरो तो स्मॉल थी, स्मॉल चेंज है, उसको डाल के क्या फायदा तुम्हें। इसके बाद 25, तो 150/25 क्या बन जाएगा एक्चुअली, 6 बन जाएगा ना, तो इसके साथ 6 हो जाएगा, मतलब आर एक्चुअली क्या होगा तुम्हारे पास 6 होगा। अब तो इसके बाद तुम परसेंटेज में डाल दोगे और क्या ही बचा है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 के पूरे के ऊपर 100 करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली काट पीट के आ जाएगा 4.33 के आसपास परसेंटेज है। मतलब तुम्हारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका परसेंटेज कितना बनेगा, 4.33। ऑप्शन सी, समझे? ऐसा सवाल जेईई मेंस में आया था, ठीक है, तुम्हें ध्यान से करना है सवाल को, देख देख के क्या एक्चुअली सवाल में पैटर्न फॉलो हो रहा है, सारे चीज को देखो अच्छे से करो, ठीक है। जब ऐसा सवाल भी आता है, मतलब तुम्हें खुद से ही मतलब जो पावर है वो डिसाइड करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ गिवन होंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, बोला है कि जो मास की यूनिट है वो एक्चुअली जी सी एच इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब ये पे खुद से तुम्हें जनरलाइज करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो मुझे तो नहीं पता है ना कैसे होगा एक्चुअली, यूनिट जी के पावर में कितना होगा मुझे तो पता नहीं, जी मतलब ग्रेविटी, ठीक है, एक्स मान लूंगा, एच की पावर में मैं वाई मान लूंगा, और सी मतलब लाइट की जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू मैं जीरो मान जेड मान लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉम्प्रोमाइज मारूंगा। कॉम्प्रोमाइज कैसे मारूंगा, जी का यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का यूनिट क्या होता है तुम्हें पता है किसी को, जी का यूनिट क्या होता है पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका यूनिट होता है तुम्हारे पास एक्चुअली m² m-1 L3 T⁻²। देखो मैं तुम्हें एक बात बोल देना चाहता हूँ, मतलब एक तुम्हारे अच्छी बात होगी, एक चीज अगर याद रख लोगे तो, जो चीज क्या है दोनों, एक एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट और एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इन दोनों का यूनिट अगर एज इट इज याद रखोगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इन सारे कैलकुलेशन करके एग्जाम में निकालने के टाइम नहीं होता। ठीक है, अभी लगता है कि बहुत टाइम है मैं निकाल लूंगा, F = G m1 m2/r² का फॉर्मूला लगा के जी को एक साइड में ले जाके मैं निकाल लूंगा,
वो लगता है तुम्हें, बट एग्जाम में तुम नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम सेफ्टी एग्जाम में तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। तो याद रखोगे, जितना याद रखोगे उतना तुम फास्ट चलोगे फिजिक्स में भाई, ऐसा ही बात है। तो जी क्या होगा एक्चुअली, एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। सिमिलरली एच की यूनिट क्या हो जाएगा, एच की यूनिट हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ये दोनों यूनिट याद रख लो, ठीक है, मतलब याद रखोगे तो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके पावर में एक्स था, मैं सारे कुछ को डालूंगी एक जगह पे। देन एम एल एक्स, मतलब दोनों साइड को कॉम्प्रोमाइज करूंगी, ऐसा ही सवाल आता है, देखो ना बहुत आसान है। चलते जाओ यहाँ पे, एम ए स्क्वायर टी की पावर -1 वाई, और सी क्या होता है, लाइट की मतलब वेलोसिटी होता है एक्चुअली, एल टी की पावर -1 जेड। इसके बाद मैं क्या करूंगी, एल की पावर में क्या होगा, कंबाइन करो 3x + 2y + z। सिमिलरली टी की पावर में क्या होगा, टी की पावर में -2x -z। अब तो इसके बाद इस साइड में जो एम की पावर 1 था ना, एल की पावर 0 था ना, टी की पावर 0 था ना, इसको कॉम्प्रोमाइज मारो, मतलब एम के साथ एम का, एल के साथ एल का, टी के साथ टी का कॉम्प्रोमाइज मारो पावर के साथ, ठीक है। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, मारो कॉम्प्रोमाइज। तो एक्चुअली बोलना चाहते हैं -x + y = 1, तो यहाँ से बोल सकते हैं y - x = 1 एक्चुअली। इसके बाद क्या होगा, 3x + 2y + z = 0, ये भी एक आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद टी की पावर जो था, -2x -y - z = 0। तो अब तो दोनों तीनों इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल सॉल्व कर लो, ठीक है। y = 1 + x यहाँ पे अगर डाल दूंगी तो आराम से आ जाएगा। तीनों इक्वेशन सॉल्व करो, एक चीज तुम्हें दिख जाएगा, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना तो तुम्हें आता है ना, ये तरह से तो मैं नहीं सिखाऊंगा ना, ये तो बहुत आसान है, तो इक्वेशन सॉल्व आराम से कर लोगे, ठीक है। एक वेरिएबल को मारोगे एक बार, देन उसमें डालोगे, देन दूसरे को डालोगे एक बार मारोगे, तो सॉल्व करो तुम्हें दिख जाएगा। एक्स का वैल्यू एक्चुअली आएगा -1/2, वाई का वैल्यू 1/2, एंड जेड का वैल्यू 1/2 आएगा। देख सकते हो तुम, मतलब आंखों से अगर दिख जाए, मेरे को जैसा ये पे दिख गया आंखों से, ठीक है, कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने पहले एक बार सॉल्व करा रखा था, बहुत पुराने, मतलब सॉल्व करके रखा था, तो मेरे को मतलब दिमाग में सटक से क्लिक हो गया। मतलब जितने ऐसे जो मतलब तीनों वेरिएबल के जो, या फिर दो वेरिएबल का जो इक्वेशन रखा है, जितने ज्यादा तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे, नंबर थ्योरी के जैसा, जितने ज्यादा तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे हाथ में पकड़ बनेगा, मतलब दूर से तुम्हें आंखों के सामने दिख जाएगा कि क्या एक्चुअली आ रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे को यहाँ से दिख गया क्लियरली। तो अब इसके बाद तुम डाल दो यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब तुम्हारे पास डायरेक्ट यूनिट क्या बन जाएगा मास का, ये पे अभी जी की पावर 1/2 -1/2 एक्चुअली, एच की पावर क्या बनेगा 1/2 बनेगा, और सी की पावर क्या बनेगा 1/2 बनेगा। आई गेस ऑप्शन नंबर बी में है, समझ में आए? ऑप्शन नंबर बी हमारे इस केस में आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करा जाता है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तुम्हें अगर जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग तुम इक्वेशन लिखोगे, पहले जो बोलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मानना पड़ेगा कि जी की पावर एक्स, जो भी मतलब गिवन होंगे उस सारे के पावर एक्स वाई जेड ऐसे मानना पड़ेगा, जितना भी होंगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम दोनों साइड को कॉम्प्रोमाइज मारोगे, जो अकेला अकेला टर्म है एम की जो पावर है उसके साथ, उस साइड लेफ्ट लेफ्ट साइड के एम की पावर के साथ, राइट साइड की एम की पावर में, लेफ्ट साइड की एम एल की पावर से राइट साइड के एल की पावर में। एंड ऑब्वियसली और भी जो सारी चीज रहेगा, वो सारी चीजों का तुम पावर कॉम्प्रोमाइज मारोगे, पावर को कंपैरिजन मारोगे, क्लियरली तुम्हें दिख जाएगा सारे इक्वेशन का, बस उसको